स्टूडेंट्स, चैप्टर 8 न्यू बुक केमिस्ट्री और चैप्टर का नेम है केमिकल इक्विलिब्रियम। ये हमारा लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर 8 का। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शंस, एक अच्छा क्वेश्चन होता है, शार्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसको हम एक एक करके थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो पहले नंबर पे डेफिनेशन क्या है? प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शंस, फॉरवर्ड भी जाएगा बैकवर्ड भी जाएगा। प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ फॉरवर्ड जाएगा। इक्विलिब्रियम, रिवर्सिबल रिएक्शन जो है अल्टीमेटली इक्विलिब्रियम पे जाना होता है, यानी कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन एक ही रेट पर हो रहे होते हैं। और इरिवर्सिबल ने कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं जाना, बल्कि कंप्लीट होना है। एरो सिंबल क्या है? डबल एरो है, ये सिंगल एरो है रिवर्सिबल में। एनर्जी चेंजेस कैसी होंगी? ऑफन इन्वॉल्व्स स्मॉल एनर्जी चेंजेस, और इधर इरिवर्सिबल में वो लार्ज एनर्जी चेंजेस हो रही होती। एग्जाम्पल्स, अमोनिया फार्मेशन चेक कर लो, वाटर फार्मेशन चेक कर लो, और इधर आप इरिवर्सिबल में कंबस्शन ऑफ CH4 देख लो, सिल्वर नाइट्रेट NaCl जो है उसका रिएक्शन देख लो, सिल्वर क्लोराइड प्रेसिपिटेट बनता है और NaNO3। रिएक्टेंट कन्वर्शन कैसा है? इनकम्प्लीट है रिवर्सिबल में। इसका मतलब है कि रिएक्टेंट कायम वहाँ रह जाते हैं कुछ ना कुछ, जबकि इरिवर्सिबल में कंप्लीट हो सकता है अगर स्टेकोमेट्रिक अमाउंट्स दे दें। कंडीशन क्लोज सिस्टम में होगा आपका रिवर्सिबल, और जबकि इरिवर्सिबल क्लोज में भी हो सकता है और ओपन सिस्टम में भी हो सकता है। कैटलिस्ट स्पीड अप करेगा रिएक्शन दोनों तरफ को, फॉरवर्ड भी बैकवर्ड भी, लेकिन इरिवर्सिबल में फॉरवर्ड को करेगा कैटालाइज, तेज़ करेगा, स्पीड अप करेगा। और फिलिंग एंड ड्रेनिंग अ बाथ टब एट द सेम रेट, ये हमारा रिवर्सिबल होगा। और बर्निंग ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, इसको आप वापस नहीं ले जा सकते, आग लग गई है तो ख़त्म हो गया, फिर अनबर्न्ड इसे नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स क्या होते हैं। तो पहले हम डेफिनेशन चेक कर लेते हैं। ऑब्जर्वेबल, जो देखी जा सके, फिजिकल चेंज इन बल्क मैटर, जो आपके पास ढेर लगा हुआ मादे का, उसमें आप देख रहे हैं तो मैक्रोस्कोपिक है। एटॉमिक मॉलिक्यूलर लेवल चेंजेस है जो नज़र नहीं आ रही हैं आपको, आप टेक्निक्स के देखते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिकली किसी तरह देखते हैं, एक्सरे डिफ्रैक्शन से पता करते हैं, उसको हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक। स्केल, लार्ज स्केल है, मैक्रो, मैक्रो कहते बड़े को हैं। विजिबल है टू द नेक्ड आई, आँख से देखी जा सकती है। और एटॉमिक या मॉलिक्यूलर स्केल है, इसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए देखने के लिए, कौन? माइक्रोस्कोपिक। एग्जाम्पल, कलर चेंज, हीट अब्जॉर्प्शन, रिलीज, गैस एवोल्यूशन, को प्रेसिपिटेट बन रहे हैं, को प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो ये आपका मैक्रो में आएगा। मॉलिक्यूलर कोलिजन्स, बॉन्ड ब्रेकिंग हुए हैं, फॉर्मेशन हुई है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुई है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ है, ये माइक्रोस्कोपिक है। और मेथड कौन सा इस्तेमाल करेंगे इसको देखने के लिए? डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है सेंसेस से, या कोई सादा टूल आप देख लें, थर्मामीटर लगा के टेम्परेचर का चेक कर लिया है, वॉल्यूम चेक कर लिया है, कलर चेक कर लिया है, वो तो आप देख ही सकते हैं। इसमें आपको माइक्रोस्कोप्स चाहिए, मॉडल चाहिए, और थ्योरीज़ के कोई कंसेप्ट आपको चाहिए, स्पेक्ट्रोस्कोपी चाहिए, और आला किस्म के इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए ताकि आपको माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स का पता लग जाए। डिस्क्रिप्शन क्या है? डील्स विद मेजरेबल प्रॉपर्टीज़ लाइक मैस, वॉल्यूम, एनर्जी, और डील्स विद पार्टिकल बिहेवियर लाइक कोलिजन्स, एनर्जी स्टेट्स एट्सेट्रा। Relevance in chemistry, used in laboratory measurements and practical experiments। और ये क्या करती है? एक्सप्लेन्स द अंडरलाइंग काजेज ऑफ माइक्रोस्कोपिक चेंजेस, रिएक्शन जो हो रहा है कैसे हो रहा है उसके बारे में ये बातें करते हैं। क्वांटिटीज़ इन्वॉल्व्ड, मोल्स, लीटर, ग्राम्स, और टेम्परेचर, प्रेशर, ये मैक्रो में आएंगे। लेकिन नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स, एनर्जी लेवल्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, ये आपकी माइक्रोस्कोपिक में आएंगे। जैसे अब कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर में है जी, तो आपको फिज़िकली नज़र थोड़ी आ रहा है, आपको उसकी प्रॉपर्टी से आप इन्फर करते हैं, नतीजा निकालते हैं कैसा होगा।
टिपिकल टूल यूज्ड क्या करोगे, थर्मामीटर टेम्परेचर के लिए, बैलेंस मैस के लिए, ग्रेजुएटेड सिलेंडर वॉल्यूम के लिए पता कर लो, ले लोगे, इस्तेमाल कर लोगे मैक्रोस्कोपिक को देखने के लिए। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, स्पेक्ट्रोमीटर्स, क्वांटम मॉडल्स, ये किसके लिए, माइक्रो के लिए। साइंटिफिक अप्रोच क्या है, एम्पीरिकल, डिराइव की हुई, एक्सपेरिमेंट पे बेस करती हुई, मेजरमेंट की बेस पे इसको हम मैक्रोस्कोपिक लेते हैं। और इसमें जो माइक्रो होती है थ्योरेटिकल, थ्योरी वाली होती है, मॉडल बेस्ड होती है, मॉलिक्यूलर डायनामिक्स को देखा जाता है। और इम्पॉर्टेंस क्या है, हेल्प्स इन परफॉर्मिंग एंड इंटरप्रेटिंग एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट को इंटरप्रेट करना, समझाने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। जबकि हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द नेचर ऑफ मैटर एंड केमिकल रिएक्शंस। तो मैक्रोस्कोप एक बड़ा इवेंट जो नज़र आता, चलो ऐसे कह लेते हैं, ऑब्ज़र्व हो सकता है। और माइक्रोस्कोपिक एटॉमिक या मॉलिक्यूलर जो विजिबल नहीं है लेकिन किसी इंस्ट्रूमेंट से हम उसको देख सकते हैं। व्हाट हैपन्स एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम आ जाता है तो क्या है, अभी हम कह रहे थे रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है, उसकी बात कर रहे हैं। व्हेन अ रिवर्सिबल रिएक्शन रीचेज इक्विलिब्रियम इट मे लुक लाइक नथिंग इज हैपनिंग। इक्विलिब्रियम आ जाए, लगता है इस पर कुछ भी नहीं हो रहा, यानी कि रिएक्शन रुक गया है, ऐसा समझ आ जाता है, ऐसा है नहीं। हाउएवर दिस इज नॉट ट्रू। At the macroscopic level, the concentration of reactants and products become constant. Macroscopically देखोगे, बड़े लेवल पे सोचोगे तो कहोगे कंसंट्रेशन नहीं बदल रही, लेकिन माइक्रो लेवल पे अगर सोचोगे, गौर करोगे, तो पता चलेगा कि मॉलिक्यूल्स आर स्टिल रिएक्टिंग कंटिन्यूसली। रिएक्टेंट प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट रिएक्टेंट बना रहे हैं, और दोनों रिएक्शंस कंटिन्यू हैं एट द सेम रेट। सो नो नेट चेंज इज ऑब्जर्व्ड। कंसंट्रेशन नहीं बदलनी, रिएक्शन चल रहा है। इस कंडीशन को हम डायनामिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। और ये डायनामिक इक्विलिब्रियम में भी इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। डायनामिक, एक चलता हुआ तवाज़न को भी आप ये सारी बातें लिख सकते हो। ये हमारे पास ग्राफ है, टाइम अलॉन्ग एक्स एक्सिस ले लेते हैं, कंसंट्रेशन वाई एक्सिस। ये COH2 हमारे रिएक्टेंट, इसमें कमी आनी है, और ये CO2H2 हमारा प्रोडक्ट है, इसमें इजाफा होना है। और एक वक्त आ जाएगा कि ये लाइन देखो लेवल्ड हो गई है टू द एक्स एक्सिस, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। और यहाँ पे जो टाइम होगा ना, इस जगह डॉटेड लाइन वाली जगह पे इसका नाम रखा जाएगा इक्विलिब्रियम टाइम, T इक्विलिब्रियम। और जो इस जगह कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की, ये वाली, इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन। एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इन एक्शन, H2O गैस है और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। क्या क्या हो रहा है, इनिशियली इब्तदाई तौर पे मैक्सिमम कोलिजन्स रिएक्टेंट्स में हो रहे हैं, रिएक्टेंट्स में बांड ब्रेक हो रहे हैं रिएक्टेंट्स के, और नए बांड बन रहे हैं प्रोडक्ट में। रेट फॉरवर्ड रिएक्शन हाईएस्ट है बिगिनिंग में, ख्याल कर लो, ये जल्दी से कमी आ रही है रिएक्टेंट में, जल्दी से इजाफा हो रहा है प्रोडक्ट में। हाइड्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड अब प्रोडक्ट में बन गई है, अब ये कोलाइड करके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन तेज़ होना शुरू हो जाएगा, फॉरवर्ड में कमी आनी शुरू हो जाएगी। अब क्या हो गया, रिवर्स रिएक्शन भी शुरू हो गया और बढ़ता जा रहा है। एवेंचुअली आखिरकार क्या हो जाएगा, बोथ फॉरवर्ड रिवर्स रिएक्शन अक्कर एट द सेम रेट। इस वक्त हम क्या कह देंगे, हम कहेंगे एक डायनामिक इक्विलिब्रियम या पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम हैज़ रीच्ड। अब हम देखते हैं कितनी तरह के ये इक्विलिब्रियम कर्व्स हो सकते हैं, ग्राफ हो सकते हैं। तो 3 आपको नज़र आ रहे हैं। ये पहले वाले में रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बराबर हो गई है। ए हमारा रिएक्टेंट, बी हमारा प्रोडक्ट है, देखो लाइन सीधी हो गई। और इसमें बी में, ए में कमी होते होते लेवल हो गया, बी में इजाफा होते लेवल हो गया, लेकिन बी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट की मकदार रिएक्टेंट से ज़्यादा है इक्विलिब्रियम पे। ए में कमी हो गई, ये देख लीजिए लेवल हो गया, इक्विलिब्रियम आ गई, बी बढ़ता गया, फिर लेवल हो गया एक्स एक्सिस के, हमने कहा ये भी इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो गया। लेकिन अब देख लो रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट के मुकाबले में बी से,
ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन, ग्राफ देख लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के हवाले से हैं। ए में क्या है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम पे बराबर है। बी में एट इक्विलिब्रियम रिएक्टेंट कम है, प्रोडक्ट ज़्यादा है। बी में चेक कर लो प्रोडक्ट, बी जो है ये वाली बी वाली लाइन जो है ये ऊपर जा रही है, ये वाली ज़्यादा है। और तीसरा कौन होगा फिर, रिएक्टेंट ज़्यादा है प्रोडक्ट से। इन ऑल केसेस द कंसंट्रेशन बिकम कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम तो ऐसे ही होता है। द रिएक्शन डज नॉट स्टॉप, ये स्टॉप नहीं करता, इट बिकम बैलेंस्ड। बैलेंस्ड का मतलब है जिस रेट पे फॉरवर्ड जा रहा होगा उसी से बैकवर्ड भी जा रहा होगा। रिलेशन बिटवीन मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स। रिलेशनशिप ओवरव्यू देख लेते हैं मुख्तसर सा। मैक्रोस्कोपिक इवेंट्स आर द ऑब्जर्वेबल चेंजेस लाइक कलर चेंज, गैस फॉर्मेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन। और माइक्रोस्कोपिक इनविजिबल चेंजेस मॉलिक्यूलर लेवल की होती हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग, कोलिजन फॉर्मिंग, बॉन्ड फॉर्मिंग वगैरह। की पॉइंट क्या आ गया, मैक्रोस्कोपिक चेंजेस वी सी आर द रिजल्ट ऑफ मैनी माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स हैपनिंग कंटिन्यूसली। माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स की ही बदौलत मैक्रोस्कोपिक चेंजेस आ रही होती हैं, टेम्परेचर चेंज, वॉल्यूम चेंज, कंसंट्रेशन चेंज, ये चीज़ें। माइक्रोस्कोपिक इवेंट्स एट इक्विलिब्रियम, एट द माइक्रोस्कोपिक लेवल। ज़रा देखिए, पार्टिकल्स कोलाइड करेंगे, बॉन्ड ब्रेक होंगे, नए बॉन्ड बनेंगे। इसके नतीजे में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा। एक्टिवेशन एनर्जी, टेम्परेचर, प्रेशर भी इफ़ेक्ट करते हैं कोलिजन्स को, तो रेट पे असर पड़ेगा। इसका मतलब ये भी हमें कंसीडर करनी पड़ेगी कि एक्टिवेशन एनर्जी कम है तो रेट तेज़ होगा, ज़्यादा है तो कम होगा, इस तरह की बात। दीज माइक्रोस्कोपिक इंट्रैक्शंस लीड टू विजिबल चेंजेस। माइक्रोस्कोपिक इंट्रैक्शन का नतीजा होता है विजिबल चेंजेस। क्या, इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रोडक्ट अमाउंट, कंसंट्रेशन चेंज हो गई, इक्विलिब्रियम शिफ्ट हो गया बैकवर्ड या फॉरवर्ड। मैक्रोस्कोपिक अपीयरेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक एक्टिविटी व्हेन इक्विलिब्रियम इज डिस्टर्ब्ड, it is the microscopic changes, collision, new bond formation, that adjust reaction rates. This lead to macroscopic effects such as change in concentration है, pressure और वॉल्यूम चेंज है, कलर या टेम्परेचर वेरिएशन है, ये भी उसी में आ गए। डायनामिक इक्विलिब्रियम बिटवीन टू फिजिकल चेंजेस। कैसे फिजिकल चेंजेस, जिस तरह आइस और लिक्विड वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पर, जैसे आप लिक्विड को क्लोज्ड वेसल में बंद करते हो तो वेपर प्रेशर डेवलप हो जाता है, वो बातों की हम बात अभी देख लेंगे। डेफिनेशन ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होगा जी, अ स्टेट in a reversible process where the rate of change in one direction equals the rate of change in the opposite direction। फॉरवर्ड वाली रेट ऑफ चेंज और बैकवर्ड वाली रेट ऑफ चेंज इक्वल होगी। नो नेट चेंज इज ऑब्जर्व्ड दो कंटिन्यूस माइक्रोस्कोपिक चेंजेस अक्कर। देखने में लगता कुछ भी नहीं हुआ, हालांकि वहाँ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर चेंजेस हो रही होती हैं, बॉन्ड ब्रेक भी हो रहे होते हैं, फॉर्म भी कर रहे होते हैं, सारे कोलिजन्स भी हो रहे होते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं आइस वाटर की 0 डिग्री सेल्सियस पर, अगर 0 पे होगा तो दोनों होंगे, 0 से कम करोगे अकेला आइस होगा, 0 से ज़्यादा करोगे वाटर होगा, तो 0 पे फिर दोनों ही होंगे एट इक्विलिब्रियम। फॉरवर्ड प्रोसेस है, आइस मेल्ट होती है पानी में, रिवर्स है वाटर फ्रीज होता है आइस में। इक्विलिब्रियम पे दोनों प्रोसेस सेम रेट पर हो रहे होते हैं, मेंटेनिंग कांस्टेंट अमाउंट ऑफ आइस एंड वाटर। इसको हम कहते हैं कि फिजिकल स्टेट्स में डायनामिक इक्विलिब्रियम आना। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन डायनामिक इक्विलिब्रियम एंड वेपर प्रेशर। एवेपोरेशन, कंडेंसेशन इन अ क्लोज सिस्टम। एवेपोरेशन में ये दो, एवेपोरेशन और कंडेंसेशन इक्वल रेट पर होंगी तो फिर जो वेपर डेवलप करेंगे ना प्रेशर, उसका नाम रखा जाता है इक्विलिब्रियम वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर या सैचुरेटेड वेपर प्रेशर। तो एवेपोरेशन आपको पता है, लिक्विड मॉलिक्यूल एस्केप इनटू द गैस फेज,
इंक्रीज वेपर प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, कंडेंसेशन रिवर्स होगा उसका, गैस मॉलिक्यूल रिटर्न टू द लिक्विड फेज, reduces वेपर प्रेशर, डायनामिक इक्विलिब्रियम अचीव्ड व्हेन, कब डायनामिक इक्विलिब्रियम हासिल हो जाएगा, जब रेट ऑफ वेपोरेशन रेट ऑफ कंडेंसेशन बराबर हो जाएंगे। वेपर प्रेशर बिकम कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर, इसका मतलब अब जितना वेपर प्रेशर गिवन टेम्परेचर पे मेंटेन हो गया उसमें चेंज नहीं आनी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी नहीं बदल रही, हालांकि उसमें मॉलिक्यूल कोलाइड कर रहे हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वेपर भी बन रहे हैं, वेपर जुड़ के कंडेंस होकर लिक्विड भी बन रहा है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जारी है, कंटिन्यू किया हुआ है, मैक्रो लग रही है, चेंज नहीं आई। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन वेपर प्रेशर, देखो ज़रा, हाई टेम्परेचर होगा वेपोरेशन फास्टर होगी, ज़्यादा वेपर पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएंगे, कोलिजन विद द वॉल ऑफ वेसल ज़्यादा करेंगे, टकराव ज़्यादा करेंगे, वेपर प्रेशर भी ज़्यादा डेवलप करेंगे। ऐसे ही हो गया ना। तो फिर क्या होगा, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो नया इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होगा और उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम हो जाए तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। और ये बातें हम फैक्टर्स में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ चुके हुए हैं, वेपर प्रेशर फैक्टर्स के नाम से। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, अच्छा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। क्या क्या करेक्टरिस्टिक हैं? कांस्टेंट कंसंट्रेशंस हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट कंसंट्रेशन रिमेन अनचेंज्ड एट द इक्विलिब्रियम, ये नहीं बदलने। इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से आ सकता है, रिएक्टेंट साइड से शुरू करोगे फिर भी वैसा इक्विलिब्रियम आना है, प्रोडक्ट वाली साइड से शुरू कर दो फिर भी वैसे ही आना है। ठीक हो गया। कैटालिस्ट इक्विलिब्रियम पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, इवन इक्विलिब्रियम कंपोजिशन को भी नहीं बदल सकता, इक्विलिब्रियम पोजीशन भी नहीं बदल सकता, इक्विलिब्रियम कंपोजिशन ऑफ द सब्सटेंसेस भी नहीं बदल सकता। कैटालिस्ट स्पीड अप करता है दोनों तरफ के रिएक्शन को, फॉरवर्ड भी रिवर्स भी, बाय लोअरिंग द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। कैटालिस्ट की मदद से आप इक्विलिब्रियम पे फास्टर जल्दी आ सकते हैं, बस एक ही काम है, फास्टर आ सकते हैं इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है उसकी वैल्यू का के सी, के पी, के एक्स, के एन जिन्हें कहते हैं, उसकी बातें कर रहे हैं। इसका ताल्लुक़ कैसे होता है? टेम्परेचर से। वैल्यू ऑफ के सी का ताल्लुक़ होता है रिएक्शन से। इसका ताल्लुक़, वैल्यू ऑफ के सी का ताल्लुक़ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस से नहीं होता, डायरेक्शन ऑफ इनिशिएशन ऑफ रिएक्शन से भी नहीं होता, जिधर से मर्जी शुरू कर लो के सी की वैल्यू एक ही आनी। और यूनिट के सी का डिपेंड करता है डेल्टा एन पे, और डेल्टा एन कौन होता है? मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ रिएक्टेंट। इसके फ़र्क से इसकी डिटेल जो है वो फिर मैं किसी लेक्चर में दे दूंगा। प्योर सॉलिड लिक्विड जो हैं वो अमूमन इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में हम लिखते नहीं हैं, उसे यूनिट ही तसव्वुर किया जाता है कि उनके कंसंट्रेशन रिमेंस कांस्टेंट, तो इसलिए आप हमें अमूमन एक्सप्रेशन में लिखे हुए नज़र नहीं आएंगे। सॉलिड गैस अगर इकट्ठे आ गए हैं, गैस उसमें नज़र आएगी एक्सप्रेशन में, जिसमें आप के सी इज इक्वल टू पर प्रोडक्ट की मोलर कंसंट्रेशन लिखते हैं, एक्टिव एसिड नीचे रिएक्टेंट, लेकिन उसमें आप सॉलिड नहीं फिर लिख रहे होते। टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम दो तरह के हैं, होमोजीनियस और हिट्रोजीनियस। और आप जानते हैं होमोजीनियस में एक शक्ल वाले और हिट्रोजीनियस डिफरेंट फेजेस वाले। एग्जाम्पल भी चेक कर लेते हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। होमोजीनियस एक शक्ल वाला, ऑल रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन सेम फेज। एग्जाम्पल चेक करो, नाइट्रोजन गैस गैस गैस, SO2 गैस, ऑक्सीजन गैस, SO3 गैस, एस्टिक एसिड लिक्विड, इथाइल अल्कोहल लिक्विड, इथाइल एसीटेट लिक्विड, वाटर लिक्विड। ये हो गए होमोजीनियस, 3 एग्जाम्पल्स हमने दे दी। हिट्रोजीनियस में फेजेस तमाम रिएक्टेंट प्रोडक्ट के एक जैसे नहीं होंगे। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एग्जिस्ट इन डिफरेंट फेजेस। CaCO3 सॉलिड है लेकिन CaO सॉलिड है, CO2 गैस है। कार्बन सॉलिड, H2O गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी गैस है, हाइड्रोजन भी गैस है। देखो डिफरेंट आ गया सॉलिड। और Fe सॉलिड है, 4H2, Fe3 और 4 सॉलिड है, 4H2 गैस है। देख लें फेजेस में फ़र्क है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड शेयरिंग।